गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल मैंने आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था, द लेबल ऑफ ए हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन और, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हाइट ऑफ द प्लांट। तो आप में से लगभग जितने भी लोगों ने जवाब दिया वो बिल्कुल सही था और सबसे पहले आंसर दिया प्रज्ञा ने, तो मैं उसको इसके लिए बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। इसी तरह से आप अगर क्वेश्चन का जवाब देते रहोगे तो ये आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे कि हर्बेरियम शीट में कौन कौन से, मतलब लेबल के अंतर्गत कौन कौन से इंफॉर्मेशन दिए होते हैं। अगर आप आफ्टर 12th कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो उसकी प्रिपरेशन आपको 11th क्लास से ही करनी पड़ती है। हम बात कर रहे थे हर्बेरियम शीट की, तो जो हर्बेरियम शीट होता है वो सिंपल A4 साइज़ की एक शीट होती है, लेकिन उसके साइड में क्या होते हैं, लेबल होते हैं। दैट मीन्स जैसे कि आप लोग अपने कॉपी के ऊपर नेम स्लिप चिपकाते हो ना, जिसमें आप अपना नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट एक्सेट्रा ये सारी चीज़ों को आप लिखते हो, उसी तरह से उसमें जो हर्बेरियम शीट होती है उसमें क्या होता है, बिल्कुल पेज के एक साइड में कॉर्नर के ऊपर ये 7 पॉइंट्स दिए रहते हैं। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन क्लियर होनी चाहिए, और इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आपसे पूछती रहूँगी जो कि मुझको ये उससे पता चलेगा कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं। तो वो जो 7 पॉइंट्स होते हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है डेट ऑफ कलेक्शन, कि जिस भी प्लांट को आपको उसका हर्बेरियम बनाना है, तो हर्बेरियम बनाने के लिए हम करते क्या हैं, हम कोई एक प्लांट लेते हैं, उसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम सुखाते हैं, प्रेस करते हैं और किसी भारी चीज़ से दबा के उसको हम रख देते हैं। आपने अक्सर गुलाब के फूल को अपने कॉपी या बुक में रखा होगा, तो आपने देखा होगा वो सूख के कितना पतला सा और कितना अच्छा हो जाता है। तो वो उसको हम क्या कर सकते हैं, हर्बेरियम शीट के ऊपर उसको हम चिपका सकते हैं। और फिर उसके बारे में हम क्या क्या चीज़ों को लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेट ऑफ कलेक्शन, कि हमने उस प्लांट को या प्लांट के किसी पार्ट को हमने कब कलेक्ट किया। प्लेस ऑफ कलेक्शन, कि हमने किस प्लेस से उसको कलेक्ट किया, उसका इंग्लिश नेम लिखेंगे, उसका लोकल नेम लिखेंगे और उसका बॉटनिकल नेम लिखेंगे और उसकी फैमिली लिखेंगे और कलेक्टर का नाम लिखेंगे, मतलब जिसके द्वारा उसको कलेक्ट किया गया है उसका यहाँ पे नाम रहेगा। इंग्लिश नेम का मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लिश नेम का मतलब होता है कि इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो, तो आम को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आम को इंग्लिश में हम मैंगो कहते हैं, तो इंग्लिश नेम में हम लिखेंगे मैंगो। लोकल नेम में हम लिखेंगे कि लोकल में हम उसको आम बोलते हैं, तो हम यहाँ पे लोकल नेम में आम लिखेंगे, मतलब जिसके द्वारा उसको पहचाना जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में। जैसे हम यूपी में रहते हैं तो यहाँ पे तो मैंगो को आम बोलते हैं, लेकिन अगर हम तमिलनाडु में जाएंगे या अगर हम केरल में जाएंगे तो वहाँ पे आम को कुछ और बोलते होंगे, तो वहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग उसका लोकल नाम लिखेंगे। फिर उसका हम बॉटनिकल नेम लिखेंगे, तो आप सभी को पता होगा कि मैंगो का बॉटनिकल नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। फिर उसकी हम फैमिली लिखेंगे, फिर उसका हम कलेक्टर, मतलब जिसके द्वारा उसको कलेक्ट किया गया है उसका हम वहाँ पे नाम लिखेंगे। तो ये 7 पॉइंट्स जो होते हैं वो लेबल के अंतर्गत दिए होते हैं, जिसमें जो हाइट ऑफ प्लांट होता है वो नहीं मेंशन रहता है। तो राइट ऑप्शन क्या था, हाइट ऑफ प्लांट। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर है और इसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी का मतलब होता है रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। जहाँ भी हम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं उसका मतलब हो रहा है कि हम जीवित वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी जीव को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसका वर्गीकरण करना। वर्गीकरण हम करते क्यों हैं, क्योंकि अभी हमने जस्ट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था
कि हमारे पूरे विश्व में कितने मिलियन स्पीशीज़ पाए जाते हैं, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन, मतलब लगभग 17 से 18 लाख जातियाँ पाई जाती हैं। अब हर एक जाति के बारे में अगर हम अलग अलग पढ़ना शुरू कर दें तब तो हमारी कई पीढ़ियाँ निकल जाएंगी, लेकिन हम सभी के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए हमने क्या किया, हमने सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस के आधार पर हमने कुछ कैटेगरी बना ली है, और उसी कैटेगरी में हम क्या करते हैं, जीवों को डिवाइड करते हैं, और इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन को सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं कि सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस के बेसिस पर कैटेगरी में डिवाइड करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। और क्लासिफिकेशन हम करते क्यों हैं, ताकि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अच्छे से उसकी स्टडी कर पाएँ, उसके बारे में जान पाएँ। ठीक है। जो पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो नीड के बेसिस के ऊपर किया गया था, मतलब वो आवश्यकताओं के आधार पर पहला क्लासिफिकेशन किया गया था। मतलब मनुष्य जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती थी मनुष्य को, जैसे भोजन के रूप में, तो भोजन के रूप में उसने क्या किया, वीट मतलब गेहूँ, धान, और जो भी जैसे बाजरा, ज्वार, जो कुछ भी हम खाते हैं उसको उसने क्या किया, भोज्य पदार्थों की कैटेगरी में उसने डिवाइड कर दिया, मतलब बिल्कुल फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था। इसी तरह से वस्त्र प्रदान करने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको मनुष्यों ने एक कैटेगरी में रखा, फिर सिक्योरिटी देने वाले जो एनिमल हैं उनको एक कैटेगरी में रखा। तो आप देख रहे हो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी बना रही हूँ। कैटेगरी मतलब भोज्य पदार्थ प्रदान करने वाले जीव, क्लॉथ मतलब कपड़े प्रदान करने वाले जीव, सिक्योरिटी प्रदान करने वाले जीव। तो इस तरह से जो मैं अलग अलग कैटेगरी बना रही हूँ, तो कैटेगरी के अनुसार मतलब नीड के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो पहला क्लासिफिकेशन था, लेकिन ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था। इज़ दैट क्लियर? पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सामने आया वो अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स हिंदी में इसको बोलेंगे अरस्तु का जो क्लासिफिकेशन था, अरस्तु का जो वर्गीकरण था वो पहला अर्लीस्ट मतलब अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनका क्लासिफिकेशन सबसे पहला ऐसा क्लासिफिकेशन था जिन्होंने एक मतलब जिसको हम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। ही क्लासिफाइड plants into trees, shrubs and herbs, and animals into two groups, those which had red blood and those that did not. एरिस्टोटल ने क्या किया था, इन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांट्स को, किस में, ट्रीज़ में। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे ट्रीज़ में आ जाएंगे बरगद, पीपल, आम, नीम, जो भी बड़े बड़े आपको पेड़ दिखते हैं तो उसको हम ट्रीज़ में। श्रब्स में क्या आएंगी, झाड़ियाँ आएंगी, जैसे गुड़हल, नींबू, ये सब, इन सबको हम रखेंगे श्रब्स में। हर्ब्स में हम किसको रखेंगे, जैसे जो भी आपके अधिकतर जो होती है ना साग, जैसे आप पालक ले लो, बथुआ ले लो, जो भी मेडिसिनल मतलब अधिकतर जो हर्ब्स होती हैं उनका ऐसे हम मेडिसिन के फील्ड में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पौधे जिसमें क्या हो, जो बहुत ही मतलब जो बहुत ही छोटी होती हैं और जो अधिकतर क्या होती हैं, ग्रीन होती हैं, मतलब उनके अधिकतर पार्ट्स ग्रीन कलर के होते हैं, तो उसको हम हर्ब्स में रखते हैं। एंड एनिमल्स को उन्होंने टू ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ऐसे एनिमल्स जिसमें रेड ब्लड पाया जाता है और ऐसे एनिमल्स जिसमें कि रेड ब्लड नहीं पाया जाता है। तो एनिमल्स को उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। रेड ब्लड उसको उन्होंने बोला था इनेइमा, और जिसमें नो रेड ब्लड था उसको उन्होंने बोला था एनेइमा। ठीक है, तो जिसमें रेड ब्लड था उसमें उन्होंने मैमल्स, लिजर्ड, बर्ड्स, फिश, और जिसमें रेड ब्लड नहीं था उसमें इंसेक्ट आपके आ जाएंगे। तो याद रखना। इसी तरह से बहुत साइंटिस्टों का सेकंड हम लीनियस का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि हम कल पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनसीईआरटी का भी सेकंड चैप्टर एक बार पढ़ना, और फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको कुछ डाउट है, आपको समझ में नहीं आया है एनसीईआरटी से, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि जिसमें कि आप ऐसे डाउट में हो कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप मुझसे ज़रूर पूछना, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा और आपको पूछना भी चाहिए।
तो आज का क्लासिफिकेशन था अरस्तू का क्लासिफिकेशन। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि काफ़ी इजी भी है। और आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे आपके 11th क्लास के होम एग्ज़ामिनेशन के लिए हो। तो आपको आंसर मुझको देना होगा। देखते हैं आज सबसे पहले आंसर कौन देता है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो थैंक यू सो मच।